गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में जो हमारी केमिस्ट्री की क्लास हुई थी तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट में कंबाइंड हो जाते थे, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते थे। और सेकेंड हमने पढ़ी थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता था वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता था, यानी ब्रेक हो जाता था। इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, इसमें मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन तीन तरह से हो सकता है। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हीट करके यानी गर्म करके उसको दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। दूसरा था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिस कंडीशन में हम क्या कर रहे थे कि हम एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते थे तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता था। और थर्ड था फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें सनलाइट की हेल्प से हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ब्रेक करते थे। तो ये थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सब टाइप्स। आज हम जो इस टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में, देखिएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जितनी भी, इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है इसमें डिस, दूसरा है प्लेस। मतलब क्या होता है इसमें कि जब हम किसी कंपाउंड की रिएक्शन किसी एलिमेंट से कराते हैं, जैसे यहाँ पर कंपाउंड है कॉपर सल्फेट CuSO4, ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड बनता है दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के कंबाइंड होने पर। तो हमने यहाँ पर एक कंपाउंड ले लिया CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम एक एलिमेंट Fe से। और अगर ये जो Fe है ये क्या होता है? एक मेटल होता है। यहाँ पर कॉपर क्या है? ये भी एक मेटल है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो वो एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव मेटल को या अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी प्लेस से हटा देता है और उसकी जगह पर खुद आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट में से आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह पर खुद आकर के यहाँ पर आयरन सल्फेट बना लेगा और साथ में कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। इस तरह की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें अगर हम कोई कंपाउंड लेते हैं AB और उसकी रिएक्शन कराते हैं किसी एलिमेंट C से, और अगर ये एलिमेंट C ज़्यादा रिएक्टिव है, केवल उसी कंडीशन में ये क्या कर पाएगा, अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है और उसकी जगह पर खुद आ सकता है। तो अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो कि व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो हम सीधे क्या कह सकते हैं, दोज केमिकल रिएक्शंस in which one element which is more reactive in nature can displace the another element of less reactivity from its compound is called displacement reaction। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि when in a chemical reaction the more reactive element will displace the less reactive element from its compound is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर आयरन क्या है, एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। किससे रिएक्टिव है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके सल्फेट उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा और अपना सल्फेट बना लेगा। अगर यहीं पर इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिखते, फॉर सपोज हम ले लें आयरन सल्फेट और आयरन सल्फेट की रिएक्शन करा दें कॉपर से, तो क्या ये रिएक्शन होगी? तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो कॉपर होता है ये लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है, और आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। रीज़न क्या होता है? रीज़न है यहाँ पर एनर्जी का। जब ये जो सल्फेट आयन है, आपको पता है कि FeSO4 ब्रेक होगा Fe2+ में और SO4 2- में, इस तरह से SO4 ये ब्रेक होगा। तो यहाँ पर आयरन और सल्फेट आयंस के बीच में जो एनर्जी होगी, क्योंकि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। जबकि कॉपर लेस रिएक्टिव होने की वजह से अगर ये यहाँ पर सल्फेट से जुड़ने जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो और
जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने भी केमिकल सब्सटेंस है, वो हमेशा ज़्यादा एनर्जी चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, जैसे हम कहीं जॉब करने जाएंगे, किसी भी फर्म से, किसी कंपनी से हम जुड़ेंगे, तो जो हमें ज़्यादा सैलरी ऑफर करेगा हम उसी से जुड़ना पसंद करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर हर कंपाउंड ये चाहता है कि उसके पास ज़्यादा एनर्जी हो। तो क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सल्फेट आयन क्या चाहेगा कि हम आयरन से जुड़े रहें, तो वो कॉपर से जुड़ना नहीं चाहेगा। इस वजह से जब भी कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा, तो फिर वो अपने से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि केवल एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पर खुद आ जाता है, और ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम। तो इसके लिए जो मैंने नोट्स सेंड किए थे, उसमें आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज, जहाँ पर आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहीं पर एक रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे जिसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस में ऑर्डर में लगाया गया है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ किस तरह से अरेंजमेंट होगा। जैसे पोटेशियम, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और पोटेशियम से ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है लिथियम। तो लिथियम के बाद पोटेशियम आता है रिएक्टिविटी में, पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद यहाँ पर आता है गोल्ड, और गोल्ड के बाद होता है प्लेटिनम। यहाँ पर बीच में और भी एलिमेंट्स होते हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। अभी आप इसको एज अ एग्जांपल देखिए, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है। तो यहाँ पर जो आप बाद में एलिमेंट देख रहे हैं, जैसे आयरन जो है वो जिंक के बाद आ रहा है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करके हमें क्या पता चल रहा है कि जिंक की एनर्जी ज़्यादा है और आयरन की एनर्जी कम है। तो जिंक की एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जिंक क्या कर सकता है, जिंक आयरन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आयरन जिंक को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरह से आयरन क्या कर सकता है, आयरन कॉपर को तो डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज बनी हुई है जिसे आपको लर्न करना है, और इसके बेसिस पर आपको ये बताना है कि कौन कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती हैं और कौन कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकती हैं। एक और मैं यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल बनाता हूँ। फॉर सपोज हमने ले लिया FeSO4 और इसकी रिएक्शन हमने करा दी जिंक से। तो अब क्योंकि हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक जो है वो FeSO4 में से Fe को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो तुरंत ये इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पर क्या बनाएगा, ZnSO4, साथ में Fe जो है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बुक में भी देख लेते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। कह रहे हैं दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट takes the place of another element in a compound are called displacement reaction। या फिर सेकेंड डेफिनेशन क्या हम कह सकते हैं, a reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from the aqueous solution of its compound is called displacement reaction। जो दूसरा कंपाउंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन जब हम पानी में बनाते हैं, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसे एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर बुक में आप देखेंगे नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने अभी आपको पहला एग्जाम्पल बताया था। और एक और एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, देखिए ये ब्लू कलर का होता है। तो हमने इसमें मैग्नीशियम डाला। भाई आप टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, एक्वस पानी में घोल करके बनाएंगे, और उसमें थोड़ा सा चुटकी भर मैग्नीशियम क्या कर देंगे, डालेंगे। जैसे ही आप मैग्नीशियम उसमें डालेंगे तो आप थोड़ी देर बाद क्या नोटिस करेंगे कि आपका जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है वो कलरलेस सोल्यूशन में चेंज हो गया, और उसमें नीचे जो सॉल्यूशन बना उसमें नीचे आपको रेड ब्राउन कलर के कुछ पार्टिकल जो है वो नज़र आएंगे। तो जो रेड ब्राउन कलर के पार्टिकल होंगे वो किसके होंगे, कॉपर के होंगे, और ये जो ब्लू सॉल्यूशन है वो एक कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर जब कलरलेस हो जाएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई।
और अगर चेंज नहीं होता या कोई आपको चेंज जो आपको पैरामीटर्स बताए गए थे केमिकल रिएक्शन के, अगर उनमें से कोई भी आपको नहीं दिखता तो इसका मतलब कि रिएक्शन नहीं हुई है। और रिएक्शन कब नहीं होगी, आपको बताया गया कि जब आप लेस रिएक्टिव एलिमेंट से किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। मतलब यहाँ पर अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट ले लेते और यहाँ कॉपर ले लेते तो फिर वो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर आपका कम रिएक्टिव है। तो कॉपर जो है मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्ट में से मैग्नीशियम को नहीं डिस्प्लेस कर सकता। और एक बात और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि एक पॉजिटिव आयन यानी कि एक कैट आयन एक कैटायन को ही डिस्प्लेस कर सकता है, और एक एन आयन जो होता है वो एनायन को ही क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। आपको जब रेडिकल्स का चार्ट भेजा गया था तो वहाँ पर आपको दोनों तरह के रेडिकल्स बताए गए हैं, कैटायनिक और एनायनिक। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन पढ़ेंगे आप अपने नोट्स में से, और जो इसकी रिएक्शंस दी हुई हैं, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस करके लर्न करेंगे। ओके क्लास, नाउ वी आर मूविंग अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्लाइटली रिसेंबल विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है उसका जो नाम है वो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा है, लेकिन वो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बिल्कुल अलग है। देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी। अब हमारी जो फोर्थ टाइप की केमिकल रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसीलिए मैंने कहा था इसका जो नाम है हमारी नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन का वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा ही है, लेकिन ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बिल्कुल अलग होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ऊपर देखिए एग्जांपल बना हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सिर्फ एक एलिमेंट का होता है। किसका डिस्प्लेसमेंट होता है, एक एलिमेंट का। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसको उसकी जगह से हटा देता है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर इसमें एक और नाम लिखा हुआ है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। ध्यान से समझिएगा कि अगर हम फॉर सपोज ए बी एक कंपाउंड ले लें जिसमें ए एक आयन है और बी दूसरा आयन है, और इसकी रिएक्शन हम सी डी कंपाउंड से कराएं। देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए। इस रिएक्शन में हम क्या हो रहा था कि हम एक कंपाउंड की रिएक्शन एक एलिमेंट से करा रहे थे, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम दो कंपाउंड्स की आपस में रिएक्शन कराते हैं, और ये जो दो कंपाउंड्स होते हैं ये दो सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2। अब सॉल्ट बनता कैसे है, तो सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस इन दोनों को मिला करके जब रिएक्शन होती है तो उसमें सॉल्ट बनता है। हम एक सॉल्ट का एग्जांपल अगर आपके सामने लिखें, जैसे अभी हमने लिखा था कॉपर सल्फेट, तो किसी भी सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक कैटायनिक पार्ट होता है और एक एनायनिक पार्ट होता है। कॉपर जो है वो कॉपर प्लस बनाता है और सल्फेट जो है वो सल्फेट माइनस बनाता है। तो यहाँ पर हमने कितने सॉल्ट ले लिए, दो सॉल्ट ले लिए। तो अगर ए बी एक सॉल्ट है और सी डी दूसरा सॉल्ट है, और इन दोनों के एक्वस सोल्यूशन को जब हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि इनके जो आयंस हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब कहने का है ए एक आयन होगा, बी दूसरा आयन होगा, वैसे ही सी यहाँ पर एक आयन होगा, डी दूसरा आयन होगा। तो ये जो आयन्स हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। और देखिए क्या बनेगा, ए बी और सी डी आपस में रिएक्शन करके ए डी प्लस बी सी फॉर सपोज। तो हुआ क्या कि डी वाले ने बी वाले को डिस्प्लेस किया, या फिर ये कह सकते हैं कि बी वाले ने डी वाले को रिप्लेस किया। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों जगह पर हो रहा है। इससे पहले वाली रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक कंपाउंड में होता था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो कंपाउंड्स के बीच में होता है, इसीलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अलग क्यों है, क्योंकि वहाँ पर एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब दो सॉल्ट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो उनके रिएक्शन करने की वजह से उनके जो आयंस हैं वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं और नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट दो जगह होता है इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और क्योंकि इसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं इसलिए इसका दूसरा नाम आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी होता है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा।
तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये हमारा एक सॉल्ट है बेरियम क्लोराइड, इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया यानी कि पानी में इसको डिसॉल्व किया। और दूसरा हमने यहाँ पर सॉल्ट लिया हुआ है सोडियम सल्फेट, इसका भी हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो जब हम दो सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में डिसॉल्व कर दें, आपस में मिक्स कर दें, तो होता क्या है कि दोनों सॉल्ट के जो आयंस है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। देखिएगा कैसे, BaCl2 में कौन कौन से आयन छुपे हैं, बेरियम और क्लोरीन। सोडियम सल्फेट में क्या छुपा हुआ है, सोडियम और सल्फेट। तो यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद यहाँ का जो पॉजिटिव पार्ट है Ba जो है वो इस नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ करके बना लेगा BaSO4, ये देखिए। और यहाँ का जो Na वाला पार्ट है वो इस क्लोरीन के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, NaCl। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो Na2 था तो यहाँ Na हो गया। बेटा क्योंकि Na की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या होती है, 1 होती है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला NaCl बनेगा। आप ये फॉर्मूला बना करके देख सकते हो। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बेरियम सल्फेट और NaCl ये दो कंपाउंड बन रहे हैं। इस एग्जाम्पल में मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। वो इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि जब भी दो सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनने वाले प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट जो है वो प्रेसिपिटाइज हो जाता है, यानी कि उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। और प्रेसिपिटेशन क्या होता है या प्रेसिपिटेट क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रेसिपिटेट जो होता है वो एक इनसॉल्युबल पार्ट होता है जो कि किसी रिएक्शन में अगर बन जाता है तो फिर वो मिक्स नहीं होता है। इसको इस तरह से समझिएगा, बेरियम क्लोराइड एक सॉल्ट था जो कि एक्वस सॉल्यूशन था, सोडियम सल्फेट ये भी एक्वस था, मतलब ये दोनों सॉल्यूशन थे। लेकिन जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो रिएक्शन से बनने वाला जो एक प्रोडक्ट होगा, दोनों में से एक जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा प्रेसिपिटेट, जिसको हम PPT शॉर्ट में PPT भी कहते हैं। और जो प्रेसिपिटेट होता है इसके बनने को कंफर्म कैसे करते हैं, तो इसके साथ हम डाउन एरो लगा देते हैं, नीचे की तरफ क्या लगा देते हैं, एरो, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये क्या है, प्रेसिपिटेट है जो किसी रिएक्शन में नीचे बैठ जाएगा। रिएक्शन किस तरह से होगी देखिएगा, ये एक टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर ले लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2 और साथ में दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर ले लिया Na2SO4। इन दोनों मिक्स सॉल्यूशन को क्या किया, एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में हमने पोर किया। इसको भी यहाँ से डाला, इसको भी यहाँ से डाला। तो जब हम ये दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे डालेंगे तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर जो मिक्सचर मिलेगा उसमें क्या क्या होगा, उसमें होगा NaCl, साथ में नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट। तो इस तरह से दो सॉल्ट आपस में जब भी रिएक्शन करेंगे तो उनके आयंस एक्सचेंज होते हैं, उनके बीच दोनों प्लेसेस में डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन के बाद बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यानी कि वो प्रेसिपिटेट बन करके नीचे बैठ जाता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो ऊपर तैरता रहता है। अब प्रेसिपिटेट बना है, इस बात को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को बंद करके अच्छे से शेक करते हैं। तो शेक करने के बाद भी आप क्या देखोगे कि ये जो BaSO4 का जो प्रेसिपिटेट है वो इस सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता है, क्योंकि प्रेसिपिटेट वही कंपाउंड होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि ये मिक्स नहीं होते हैं। और इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी एक डेफिनेशन क्या होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, दोज रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म two new compounds are called double displacement reaction. And in double displacement reaction usually one of the substance formed is insoluble and it separates out as a precipitate, कि जो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे उनमें से एक जो होगा हमेशा क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा और वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन रहा है, Ag जो है वो Cl के साथ कंबाइंड हो जाएगा और Na जो है वो NO3 के साथ। तो यहाँ पर इन दोनों ने अपने आयंस एक्सचेंज करके क्या बना लिया, AgCl और NaNO3।
अब ये जो AgCl बना है ये यहाँ पर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है और किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वाइट कलर का। तो एक तरह से हम इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वही रिएक्शन होती हैं जिनमें बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उनमें से एक प्रोडक्ट जो है वो प्रेसिपिटेट होता है। तो ये थी हमारी फोर्थ टाइप की रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शंस पढ़िए, इनकी प्रैक्टिस करिए, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है अपने नेक्स्ट टर्न पर पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।